सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक और संयुक्त घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमण। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। राजारमण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजारमण जी, विशाखापट्टनम में जो ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और कौन से ऐसे विषय रहे जिन पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई, और ये जो ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र पारित हुआ है, इसका खेल सहयोग की दृष्टि से क्या महत्व है? सबसे पहले हम सबको ये बात ध्यान में रखना होगा कि भारत ब्रिक्स का चेयर है। अभी 2 साल तक चेयर रहेगा और अपने अफवाही में जब आप चेयर हो तो आप कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। और भारत के खेल मंत्री बाकी खेल मंत्रियों के साथ मिले हैं। विदेश के ब्रिक्स देशों के कई सारे खेल मंत्री आए हुए थे विशाखापट्टनम में, उनके साथ चर्चा हुई और उसके बाद एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन हुआ जहां उन्होंने 3 मुद्दों की बात की है। एक वर्किंग ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई है जहां पे स्पोर्ट्स साइंस होगा, एआई का प्रयोग हो सकता है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन होगा और भारत इसको लीड करेगा। और इसके साथ ही क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पोर्ट्स टूरिज्म और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, मेक इन इंडिया की बात होती है लगातार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव होगा जो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए नवंबर महीने में उदयपुर में होगा। और तीसरा जो ग्रुप है वो जो हमारे अपने ट्रेडिशनल खेल है जैसे कबड्डी और खो खो, उन खेलों को और योगा, उन खेलों को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। बाकी ब्रिक्स के देश भी अपने खेल के बारे में बात करेंगे। ये 3 मुद्दों को लेके एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन कल विशाखापट्टनम में हुआ है। राजारमण जी, अभी डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स खेल साझेदारी बनाने की आवश्यकता पर विशेष तौर पर जोर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एथलीटों, कोचों और खेल विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम सहयोग करते हैं तो सभी सदस्य देशों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये जो उन्होंने पहल की है, ये जो बात उन्होंने कही है, इसके क्या मायने बनते हैं? ये बहुत जरूरी है कि बाकी देश जो ब्रिक्स के ही क्यों ना हो और ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज क्यों ना हो, पार्टनर कंट्रीज भी हो, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। चाइना अगर कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, चाइना अगर कुछ अपने जो तौर तरीके हैं खेल बढ़ाने का वो अपने साथ शेयर करेगा बाकी ब्रिक्स देशों के साथ, उनका भी भला हो सकता है। ब्राजील जैसा खेल जहां पे फुटबॉल हम सब जानते हैं बहुत ही पॉपुलर है, एथलेटिक्स वहां पे काफी पॉपुलर है, उनके साथ कुछ तालमेल बैठता है तो बहुत अच्छी बात होगी। साउथ अफ्रीका जैसा देश या रशिया जैसा देश जहां पे खेल को बहुत अहमियत दी जाती है, इनके साथ बैठना, इनके साथ एमओयूज बनाना और फिर उनसे सीखना और फिर कुछ जो सीख है उसको लेके हम जो 2036 ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं उसके लिए अगर प्रयोग करें और फिर हमारे अपने देश में खेल का बढ़ावा हो, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। मनसुख मांडविया जी का यही मकसद रहा होगा कि हम कुछ बाकी देशों से सीखें और फिर हमारे अपने देश को जो हम चाहते हैं कि टॉप 10 में ओलंपिक गेम्स में आए, मेडल तालिका में हम ऊपर बढ़े, इसका भला हो सकता है। न सिर्फ हमारे देश का, बाकी देश जो पार्टनर कंट्रीज है उनका भी भला हो सकता है। और ये अच्छी बात है कि एक बैठक हुई है, वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग आया है, उससे हम सब आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया का एक बेहतरीन ये एक डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसकी बदौलत देश की उन्नति हो सकती है जी। और ये हमारे स्पोर्ट्स पॉलिसी में लिखा गया है। इसको लेके हम सब आप सोच रहे हैं कि खेल को और कैसे बढ़ावा दे, ये मनसुख मांडविया जी का सोच है और फिर यही वजह हो सकती है कि उन्होंने ये 3 मुद्दों की वहां पे बात की। जी, जैसे आपने 3 मुद्दों का जिक्र किया है तो खेल के कार्य समूह की स्थापना की भी बात की गई है। आपने भी बताया कि खेल में विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन जैसे विषयों को शामिल करने की बात की जा रही है। तो आधुनिक तकनीकें ये जो हैं, ये खेल और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को किस प्रकार बेहतर बना सकती है, खासतौर पे जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत अब लगातार अंतरराष्ट्रीय जो टूर्नामेंट होते हैं, प्रतियोगिताएं होती है, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग भी लेता है और मेडल्स भी अब पहले की संख्या में आ रहे हैं। खेल विज्ञान की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन की बात करो या फिर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें या फिर फिजियोथेरेपी और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात करें, ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें, तो स्पोर्ट्स साइंस का बहुत बड़ा योगदान है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। ये बात हमारे समझ में शायद पिछले 10 साल में आई है और हम स्पोर्ट्स साइंस को ज्यादा यूज करने लगे हैं।
अभी भी हम कुछ 10-15 साल पीछे होंगे अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अमेरिका की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनसे हम 10-15 साल पीछे हैं। इसीलिए शायद ये बहुत अहम है कि स्पोर्ट्स साइंस को अपनाना ग्रास रूट लेवल पर खास करके, फिर ऑटोमेटिकली वो आप अगर स्पोर्ट्स साइंस को अपनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो एलिट लेवल में पहुंचते पहुंचते आप उसका प्रयोग ज्यादा करेंगे जी। आज की तारीख में कुछ थोड़ा सा रिलक्टेंस है स्पोर्ट्स साइंस को यूज करने का एथलीट के मन में, लेकिन वो बदलाव आ रहा है। नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी बता दिए हैं कि स्पोर्ट्स साइंस को किस तरीके से अपना सकते हैं और अपना खेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर हम समझ सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स और जो टैक्टिकल अवेयरनेस है बच्चों का, ये कैसा है, इसको लेके अगर एआई को यूज करते हुए एक टूल बना सकते हैं तो शायद खेल बहुत आगे बढ़ेगा। खास करके हमारे देश में जहां पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बच्चों का अगर टैलेंट जल्दी आइडेंटिफाई करना है तो एआई का इस्तेमाल जरूर हो सकता है। राजारमन जी, मेक इन इंडिया, प्ले इन इंडिया और ग्रो विद इंडिया के माध्यम से भारत खेल क्षेत्र में बदलाव लाना चाहता है। यहाँ पर हम बात इसकी करते हैं कि वैश्विक निर्माताओं, प्रौद्योगिकी की कंपनियों और निवेशकों को भारत में अगर इस पहल के माध्यम से आकर्षित किया जाता है तो हमें और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। घरेलू खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देना भी आत्मनिर्भरता की दिशा में कितना महत्वपूर्ण है? बहुत सारा जो खेल का इक्विपमेंट है वो हम इंपोर्ट करना पड़ता है हमको, चाहे वो जेवलिन ही क्यों ना हो। अभी बनने लगा है भारत में जेवलिन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जेवलिन बनने लगा है। मैं जेवलिन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफी पॉपुलर है, लेकिन बहुत सारा जो इक्विपमेंट है ये हम इंपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट को कम करें और फिर हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दे, मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर करें, तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। वो सही टेक्निक और सही इक्विपमेंट अगर यूज करने लगे बचपन से, काफी यंग एज से अगर यूज करने लगेंगे तो आगे चल के उनका भला हो सकता है। इसीलिए मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है अगर हमारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को समझ आती है ये बात। और क्योंकि हम ग्लोबल कंपटीशन करना है, जो अमेरिकन कंपनी हो या यूरोपियन कंपनी हो या जापान या कोरिया के कंपनी हो, इनके साथ अगर आप टक्कर लेना है तो आपका स्टैंडर्ड उठाना है। ये शायद एक बहुत अहम बात है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव होगा नवंबर के महीने में उदयपुर में, ब्रिक्स के देश वहां पे मिलेंगे और ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि इनको एंकरेजमेंट मिलेगा ब्रिक्स कंट्रीज में जाकर ये अपना कुछ सामान एक्सपोर्ट कर सके। राजारमन जी, भारत ने पैरा स्पोर्ट्स और खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। खेलों को अधिक समावेशी बनाने के लिए दिव्यांग खिलाड़ियों और महिला खिलाड़ियों को समान अवसर देने की बात भी की जाती है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये कैसी भावना को आगे बढ़ाती है और खेल की दृष्टि से यदि हम इसे देखें तो इसके क्या महत्व आपको नजर आते हैं? कैसा आपको लगता है कि ये एक अपने आप में अनूठी पहल है? अगर आप ओलंपिक गेम्स के स्तर की बात करें तो वहां पे अधिकतर मेडल महिला जीतती है। अगर आप चाइना को देखें या इवन अमेरिका को देखें, वहां पे महिला ज्यादा जीतती है मेडल। और हमारी सरकार लगातार प्रयास करते आई है कि बहुत ज्यादा महिला उनका संख्या बढ़े जो खेल में भाग लेते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप होकर आए। ये अच्छी बात है। और एक तो इंटरनेशनल कंपटीशन में क्योंकि मेडल्स महिला जीत सकती है, ज्यादा जीत सकती है और हमारी महिलाएं जीती भी हैं, ये जरूरी हो जाता है कि और ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा महिला खेलें और उनका जो स्टैंडर्ड है वो बेटर होता जाए। दूसरी ओर अगर हम बात करें, सिर्फ सोशल डेवलपमेंट की बात करें जी, जब लड़का या लड़की, लड़कियां ज्यादातर खेलना कम करती हैं, अगर लड़की खेलने लगती है तो समाज का एक बढ़ावा हो सकता है, क्योंकि खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर ज्यादातर लड़कियों को हम खेलने नहीं देते हैं तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। खेल आपको एक भावना सिखाती है जहां पे आप टीम वर्क सीख सकते हैं, जहां पे लीडरशिप सीख सकते हैं, हारना और जीतना सीख सकते हैं, जीना सीख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा महिला, खास करके युवा लड़कियां हमारी खेल में आए और फिर हिस्सा ले, नॉट जस्ट टू कम्पीट बट वो अपना डेवलपमेंट हो सकता है, वहीं से समाज का भी डेवलपमेंट हो जाए। जी राजारमन जी, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्र निर्माण में खेलों की भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया है और उनका ये कहना है कि भारत के खेल परिवेश में अवसरों का निर्माण हो रहा है, बदलाव आ रहा है। आपसे मैं पूछूं तो किन किन क्षेत्रों में हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि खेल देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान जरूर देते हैं?
सबसे पहले अगर हम जो ग्रास रूट, जो हमारे गली मोहल्ले में प्लेग्राउंड है, चाहे वो म्युनिसिपल प्लेग्राउंड क्यों ना हो या फिर पंचायत का प्लेग्राउंड क्यों ना हो, वहां पे कोचेस सही हो, वहां पे बच्चों को खेलने का जो मजा है वो सही तरीके से सिखाए, जो वैल्यूज है दोस्ती करने का या फिर एक्सेलेंस की ओर बढ़ने का, या फिर खेल के जो रूल्स है, जो नियम है, उनको रिस्पेक्ट करने का, ये अगर हम सीख लेते हैं तो नॉर्मल लाइफ भी हमारा बेहतर हो सकता है। लेकिन कोचेस बहुत जरूरी है, कोच डेवलपमेंट पे फोकस देना। और जो खेलो इंडिया का जो अभी हाल ही में बजट अनाउंस हुआ है, उसमें खुशी की बात यह है कि कोच डेवलपमेंट के लिए काफी पैसा स्पेयर हुआ है। अगर हम उस स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर, जब बच्चा खेलने जाता है वहां पे अगर कोचिंग सही हो जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हमारा बढ़ जाएगा। जैसे हम स्कूल में करते हैं, जब आप भर्ती होते हैं तो कोई आपको अक्षर सिखाते हैं, उसके बाद कोई वाक्य बनाना सिखाते हैं, उसके बाद आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर एसेस लिखते हैं, किताब भी लिख सकते हैं। आपको हर लेवल पे एक अलग अध्यापक होता है। वही तरीके से कोचिंग भी बहुत जरूरी है कि ग्रास रूट में अच्छे कोचेस मिले, तब जाके भारत का खेल का जो निर्माण है ये और अच्छा हो सकता है। जी, ब्रिक्स खेल सहयोग में एथलीटों और कोचों का अगर आदान प्रदान होता है तो इसका क्या महत्व हो सकता है? अलग अलग देशों के खिलाड़ी और प्रशिक्षक एक दूसरे के देश में पहुंचे या उनसे बात करें, अनुभवों को साझा करें, तकनीकों को साझा करें, तो भारत को इससे किस तरह से लाभ हो सकता है? और ये आदान प्रदान जो होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की क्षमता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कैसे सहायक होगा? ये टू वे ट्रैफिक होगा। ब्रिक्स का जो अभी हुआ है, बात हो रही है, लगातार होता आया कई सालों से, ये टू वे ट्रैफिक है। उदाहरण की बात करूं मैं तो, अगर ब्राजील से कुछ फुटबॉल कोचेस आते हैं इधर और फिर हमारे बच्चों, लड़के लड़कियों को सिखाते हैं सही तौर तरीके फुटबॉल खेलने के, टेक्निक सही हो जाता उनका, हमारे कुछ शूटिंग के कोचेस जा सकते हैं वहां पे। तो ये पार्टनरशिप ऐसे ही बनता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो एमओयूज बनते हैं या फिर ऐसे ग्रुप्स, जब ब्रिक्स जैसा एक बड़ा सा ग्रुप है, इसके अंदर भी अगर लगातार एक्सचेंजेस होते रहे तो बहुत अच्छी बात होती। शायद पिछले साल कजाकिस्तान में या कहीं ब्रिक्स के देश मिलकर खेल खेले थे, पोजनान में हुआ था खेल, और ऐसा जगह जब हम मिलते हैं तो हमारा खेल और बेहतर होता है। ये हमारी ए टीम जाती नहीं है वहां पे, जो डेवलपमेंट लेवल एथलीट्स है उनके लिए भला होगा कि एक और अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में भी हो सकता है और ट्रेनिंग में भी बेहतरी हो सकती है। जो भारत और दूसरे देश है ब्रिक्स के, इनके साथ अगर हम सब का तालमेल बैठ जाए, और यही बात है कि विशाखापट्टनम का डिक्लेरेशन है कि हम सब मिलके काम करेंगे, हमारी उन्नति होगी और एक दूसरे का साथ देते देते दुनिया का भी भला हो जाएगा। खेलों के माध्यम से युवा विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ये माना गया है कि इसमें देश के युवाओं का व्यक्तित्व निर्माण होगा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और साथ ही खेलों को आगे बढ़ाने में भी इस पहल का काफी महत्व हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवहारिक सहयोग हम इस पहल के माध्यम से करने जा रहे हैं, इसका फायदा हमारे देश के युवा किस तरह से उठा सकते हैं? अगर इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ता जाएगा, खास करके अगर आप एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम में शामिल नहीं होते, आप अगर डेवलपमेंट एथलीट है तो आप इन देशों में जाके खेल सकते हैं और अपना कॉम्पिटिटिव स्तर उठा सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे एथलेटिक्स हो या स्विमिंग हो या शूटिंग हो, ये अच्छे स्तर पर होता है। कुछ देश है जहां पे फुटबॉल और बेहतर होता है। तो हमें सिर्फ ये देखना होगा हमारे युवाओं को हम कौन से ऐसे देश में जाके बेच सके, ताकि उनका कंपटीशन का जो स्टैंडर्ड है वो और बेहतर हो जाए, ताकि वो पूरी तरीके से तैयार हो के ओलंपिक गेम्स में अपना जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसको सही तरीके से दिखाएं और फिर भारत के लिए कुछ और मेडल्स लेकर आए। एक बहुत अच्छा अवसर है भारत के पास, भारत के युवाओं के पास, कि ब्रिक्स देशों में जाके खेलें और फिर अपना खेल को बेहतर करें। जी, राजा रमन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक और संयुक्त घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में